सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उनके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। बात करते हैं किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद है। किफ़ायत, इस जवाबी खत में मजीद क्या लिखा गया है? इससे पहले सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को जो है वो ख़त लिखा था, जिसके जवाब में जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ हैं उन्होंने भी जो है वो उनको जवाबी ख़त लिखा है। उसमें कहा गया है कि सदर साहब, आपने कौमी असम्बली के आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की है कौमी असम्बली, और इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत करते तो ये इख्तियार जो है वो सदर के पास चला जाता। ख़त में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है और अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार जो है वो दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने ख़त में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम का हवाला भी दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मशावरत के लिए, आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो मशावरत करनी थी, उस सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है वो मदऊ किया है। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो यहाँ पे पहुँचा है। इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी जो है वो वफ़द यहाँ पे भेजा गया और अब जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास मुनक्कद किया गया है। इस सिलसिले में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से जो मुशावरत है, आज के रोज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर उमैर न्याजी और ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जबकि अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो उनकी सरबराही में वफ़द जो है वो JUI का यहाँ पर पहुँचा है और इस टाइम जो है वो मुशावरत जारी है कि आया ये इंतखाबात का जो इनेकाद है उस सिलसिले में जो चीज़ें हायल हो सकती हैं, जिसमें मरदमशुमारी है, इसके साथ साथ जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके बाद जो है वो ये तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं ये होने के बाद ही इलेक्शन का जो है वो इनेकाद हो सकेगा। ताहम आज चूँकि JUI को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ किया गया है, कल के रोज़ जो है बताया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सरबराह जो उनको यहाँ पे मदऊ किया गया है। और इसके साथ साथ अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 29 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ बुलाया गया है ताकि उनसे भी जो है वो मुशावरत हो सके। जी ठीक है किफ़ायत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब दिया जाएगा कि सदर के इख्तियार में ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और वही हुआ, वही जवाब उनकी जानिब से दिया गया है। बिल्कुल, देखें, इस हवाले से कवानीन में तरमीम हो चुकी थी और ये बात सदर अली के रसूल में भी के साथ कि अब वो इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास था 58(2) के तहत, वो सारा मामला खत्म हो गया और नई कानून साजी के तहत ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल गया। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के निगरान की मुशावरत से सारे शेड्यूल का ऐलान करेंगे। तो जो कुछ अली साहब ने किया वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा था। जैसे पहले उन्होंने कहा जी कि वो बिल चले गए आर्मी एक्ट के और ऑफिशियल एक्ट के, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, स्टाफ पर इल्ज़ाम लगाया, उसमें वो झूठे साबित हुए। और उसके बाद अगले दिन ये खबर पहले ही लीक हो गई थी कि वो कोई और शरारत करेंगे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा आप आएँ तो मैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद हूँ। तो ये उन्होंने एक शरारत की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर कानूनी वजाहत करते हुए आज उन्हें जवाब दे दिया है कि आपका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। जो सदर का ख्याल था इलेक्शन की तारीख देने के बारे में वो खत्म हो चुका। नए कानून के तहत ये खालिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है जिसे वो इसी तरीके के साथ पूरा करेगा। अच्छा नवीद चौधरी साहब, इससे पहले जिस तरह आपने भी वो ट्वीट की बात की है सदर आरिफ अलवी की जानिब से, और फिर ये जो ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, क्या सदर की जानिब से पार्टी को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? पार्टी को खुश करना तो सिर्फ एक पहलू है। बुनियादी तौर पर सदर हैं, कुछ हमारे जज साहबान हैं, कुछ सरकारी अफसरान हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर बहरान फिर से बहुत बड़ा पैदा हो, जैसा 9 मई को हुआ था।
तो इस तरीके के साथ आप देख रहे हैं कि ये चीज़ तसल्सल से हमारे सामने आ रही है कि अदालतों से 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको भी गैर मुअल्लम रिलीज मिल रहा है। और पिछले 1-1.5 माह के दौरान हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के बाद जज साहिबान जो हैं वो बहुत तेजी के साथ जुडिशल एक्टिविज्म का मुजाहरा कर रहे हैं। एमपी के तहत अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो ना उसको फौरी तौर पर छोड़ देते हैं, बल्कि ये भी नहीं देखते कि उसने किस हद तक शर्मगेजी की थी। तो इंतजामिया के पास तो यही इख्तियार होते हैं ना। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि अलवी साहब जो हैं वो उसी मंसूबे का एक हिस्सा है जिसके तहत चंद अनासर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम कोशिश में इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो मर्जी कर लें, क्योंकि प्लान भी बेनकाब हो चुका है और जो कुछ उन्होंने करना है वो भी इंतजामिया के इल्म में आ चुका है। तो उसका जवाब देने की तैयारी भी यकीनन मुकम्मल की जा चुकी है। लेकिन ये सिर्फ पीटीआई को खुश करने की कोशिश नहीं है, ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मुलज़्ज़म कोशिश है, ताकि ना मैशत काबू आए, ना लैंड आर्डर काबू आए, ना अदालती सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज हो, ना सियासी सूरत हाल नॉर्मलाइज हो। तो ये एक बड़ी डीप साजिश है, लेकिन नाकामी से दो चार है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, यकीनन ऐवान सदर में कानून के माहिर भी होंगे सदर के साथ, तो जो सदर आरिफ अलवी का अमला है क्या वो उनको नहीं बताता कि आपके इख्तियार में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है? उनकी जानिब से इख्तियार में कुछ था भी नहीं और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। देखिए, उनका अमला तो इतना चाबकदस्त है और इतना माहिर है कि जिस वक्त उन्होंने ट्वीट किया उन 2 बिल के हवाले से, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, तो उसमें उन्होंने खुद तस्लीम कर दिया कि ये कानून बन चुके हैं। उन्होंने कहा इससे जो लोग मुतासर होंगे मैं उनसे माफी चाहता हूँ। यानी कि प्रेसिडेंट अलवी ने इस बात को उन ट्वीट के जरिए बाकायदा तौर पे तस्लीम कर लिया कि ये कानून तो बन चुके। मैंने इसको रोकना था, 10 दिन के अंदर मैंने या तो मैं कोई रिटर्न इस पर ऑब्जेक्शन करता, वजाहत मांगता, इसको वापस करता, तो फिर एक बात होती। जब मैंने रोके रखा तो ये कानून खुद बन गई, तो उन्होंने भी मान लिया। तो पता उनको भी है, लेकिन जाहिर है कि वो पता तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने इख्तियार का है कि किस हद तक वो आगे जा सकती है या आइन रिलेट कर सकती है या नहीं कर सकती, या जो जजेज हैं जो हाई कोर्ट से कुछ जजेज जो हैं वो अंधाधुंध रिलीज दिए जा रहे हैं 9 मई के मुसलमान को, तो उनको भी इख्तियार का पता है। लेकिन यहाँ ये तमाम अनासर जो हैं ये अपने इख्तियार से, आइन और कानून से बहुत आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। तो देखना ये है कि अब काउंटर रेसिज्म की जो होगी उसमें सिर्फ इनको रोकना ही मकसूद होगा या कोई तदबीर कार्रवाई भी इस चीज़ करेगी। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किफ़ायत हमें डिटेल्स इसकी बता रहे थे, किफ़ायत आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा गया कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते हैं तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उनके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का भी हवाला दिया है। सदर की जानिब से इससे पहले इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था, जिसके जवाब में अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जवाबी ख़त लिखा गया है। सदर ने कौमी असम्बली के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी ख़त लिख दिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह आप भी कल बात कर रहे थे वही कुछ हुआ और अब जवाबी ख़त लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि सदर साहब आपके इख्तियार में अब कुछ नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, जाके हम प्रेसिडेंट पाकिस्तान को ख्याल होना चाहिए था कि जनाब जो पार्लियामेंटी एक्ट में ये तरमीम आई है सेक्शन 57 में, उसके तहत सदर ममलकत जो है वो तारीख देने के मिजाज नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं। इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि सदर ममलकत की कौन सी आईनी और कानूनी माहिरीन की टीम है जो उनके लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने सदर ममलकत को मिसगाइड किया, मिसलीड किया। वो सबसे पहली बात यह है कि जो आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की गई थी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, उसमें तारीख देने का प्रेसिडेंट के पास कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था आर्टिकल 58(1) के तहत। तो इसके बाद ये असम्बली जो तहरील हुई है वो आर्टिकल 58(1) के तहत हुई है। उसके लिहाज इसके बाद अगर वो साथ साथ ये भी था, अगर आर्टिकल 48 के तहत असम्बली तहरील होती
तो सदर मुमलकत का आईनी कानूनी क्या था, लेकिन सदर मुमलकत को असम्बली डिजॉल्व करते वक्त ख्याल नहीं आया कि तो आर्टिकल 68(1) के तहत हुआ है। नंबर 2, जिसके साथ साथ सदर मुमलकत ने जो तारीख देने के इख्तियारात खत्म हो गए हैं पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको यही प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी इज्जत को रखते हुए सामने यही खत लिखने का जवाब दे दिया कि जनाब आपका इलेक्शन की तारीख में कोई किरदार नहीं है। और सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपकी वसातत से कहना चाहूँगा कि जो आइंदा जो 90 रोज के लिए जो इंतखाबात की राह में जो हाइल हुई है वो आर्टिकल 51 हुई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया मरदमशुमारी के गदर नोटिफिकेशन के बाद वो हल्का बंदी करवाए। जब हल्का बंदियों के लिए आइन की प्रोविजन है, आइन का आर्टिकल 51 कहता है कि आप हल्का बंदियाँ करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे नजरअंदाज कर सकता है आर्टिकल 51 को। इस लिहाज से उन्होंने रोड मैप दे दिया हल्का बंदी कराने का, और हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके बाद इंतखाबी फरिश्तों का अमल शुरू हो जाएगा, उसमें 3 माह लगेंगे, फिर इलेक्शन शेड्यूल आएगा 2 माह लगेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इलेक्शन जो है ये मई 2024 से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है कमर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के निकात पर गुफ्तगू हुई। शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा से शुरू कर दी गई है। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस वक्त सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। ये सवालात तो आएंगे कि मुलजिम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया। इस केस की समाअत अब दोबारा से शुरू की जा चुकी है, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस वक्त सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। ये सवालात तो आएंगे कि मुलजिम को हक़ दिफा दिया ही नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। बात करते हैं, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना। जी बिल्कुल, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपनी बहस की समाअत कर रहे हैं। सबसे पहले जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं वो अदालत में आए। लतीफ और खोसा की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। उनका ये कहना था कि जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है वो इनके दायरे नहीं है। मजीद ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में 3 साल की सजा सुनाई। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की 6 माह की सजा माफ की। चेयरमैन पीटीआई की 6 माह की सजा माफ की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंप्लेन दायर करने का कोई इजाजतनामा मौजूद नहीं। और मजीद ये कहा कि वो इजाजत जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है, क्योंकि जो उनका इजाजतनामा था वो रिकॉर्ड में रखा ही नहीं गया। मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को भी नजरअंदाज किया और ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत सी खामियां हैं। और लतीफ खोसा की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया जा चुका है। उनका कहना है कि हर बार चेयरमैन पीटीआई ने अपने गोशवारों में सिर्फ 4 बकरियां ही रिपीट करवाई। क्या उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं, किसी तरह की कोई भी रकम मौजूद नहीं, जिस पर जो अदालत है उसने ये रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि हम भी अपना जो टैक्स है वो जमा करवाते हैं, लेकिन हमें टैक्स रिटर्न का पता ही नहीं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दोबारा से ये कहा कि हम जो कुछ भी वकील को बताते हैं, क्लाइंट जो बताता है तो ही वकील की जानिब से गोशवारे भरे जाते हैं। ताहम इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज, उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने केस की समाअत की। केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत अभी चल रही है। बात करते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत।
कोर्ट में तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने 2 बजे समाअत का आगाज़ किया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आगाज़ पर ही ये बताया कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है और चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की जो अपील है उस पर समाअत जारी है, तो बेहतर होगा कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला कर ले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील को सुनेगी, जिस पर लतीफ़ खोसा जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने दलाइल दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो भागकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में केस का वक्त जो है वो हो गया था, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट में केस का क्या नतीजा निकला है, जिस पर लतीफ़ खोसा का ये कहना था कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, मैं कोई ऐसा सियासतदान नहीं हूँ कि मैं लोटा घुमाकर बता दूँ कि क्या नतीजा निकलेगा, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि यही हमारी खूबसूरती है अदालतों की कि हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने देंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगी। ताहम हम रिपोर्ट तलब कर लेते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की जेल में क्या सूरत हाल है, उनको क्या क्या सहूलियात दी गई हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुक्मनामा भी जारी करेगी और रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि हम अटार्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि वो हमें बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में क्या सहूलियात दी गई हैं। तो केस की जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, अमानत आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा, कीमत 65 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच गई। कम से कम फ़ी यूनिट कीमत 22 रुपये तक चार्ज की गई। लेस्को ने बेशतर सारिफिन से इजाफी कीमत बकाया जात की सूरत में वसूल करना शुरू कर दी है। बात करते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने की वजह से फ़ी यूनिट कीमत 65 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों की जानिब से जो बिलिंग की गई है वो कम से कम 22 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से की गई है। अगर 100 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको 22 रुपये चार्ज किया गया है, जबकि 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 32 रुपये, जबकि 201 से लेकर 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को टैक्स समेत 37 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज किया गया है। और दूसरी जानिब 300 या 400 से ज़ायद जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 43 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिलिंग की गई है। 501 यूनिट से लेकर 600 यूनिट तक 49 रुपये, जबकि 601 से लेकर 700 तक 52 और 700 यूनिट से जो जायद जो इस्तेमाल कर रहे हैं सार्फिन उनको सबसे ज़्यादा कीमत लगाई गई और 65 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्जिंग की गई है। ये बुनियादी टैरिफ जो चेंज हुआ था उसकी बुनियाद पर है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो सेमाई टैरिफ है उसको अभी इसमें एडजस्ट होना है। अगर उसकी एडजस्टमेंट आएगी तो ये फ़ी यूनिट कीमत 65 रुपये से भी ज़्यादा चली जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत ख़ारजा का दौरा, जलील अब्बास जिलानी और फ़ॉरेन ऑफिस के अफसरान से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत ख़ारजा के अमूर पर हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ॉरेन सर्विस के अफसरान से मुलाकात की और खिताब भी किया। बात करते हैं अवैस कियानी से। अवैस, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया है और जलील अब्बास जिलानी और सेक्रेटरी ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात और कौमी मफादात के पेश नज़र वफाकी खिदमात के इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जो फ़ॉरेन ऑफिस के जो ऑफिसर्स थे उनसे भी बातचीत की और मुकम्मल उनको हमारे यकीन दिलाया और आखिर में वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ॉरेन ऑफिस में एक पौधा भी लगाया और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है कुछ ही देर में जो बटाग्राम जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था उसमें जो फोर्सेस और जो नौजवान और जो मकामी लोग जो उसमें शिरकत की थी उनके एजाज़ में जो है वो तकरीब का इनेकाद भी PM हाउस में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, मोहसिन नकवी ने मराका के करीब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर जारी काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। बात करते हैं साउद बट से। जी साउद। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 के तामीराती प्रोजेक्ट पर आज पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मराका के करीब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जबकि हर प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट को भी उन्होंने खुद मॉनिटर किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर काम की जो रफ्तार है उस पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट कर्रा मुद्दत में तकमील के हवाले से मुतल्लिका काम को हिदायत दी
इस हवाले से वज़ीर ने यह भी कहा कि रिंग रोड 17 की तकमील से आवाम को आमदोरफ्त में बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी, जबकि 12 साल के तवील अरसे के बाद इस मंसूबे पर काम का आगाज किया गया है। वज़ीर पंजाब ने यह भी कहा है कि ठोकर न्याज देख पर ट्रैफिक का लोड कम होगा, जबकि लाहौर की ट्रैफिक बेहतरीन तरीके से रेगुलेट की जा सकेगी। मंसूबे को मुकर्रर करदा मुद्दत में ही सफाई तकनीक तक पहुँचाया जाए, ये वज़ीर पंजाब की जानिब से हिदायत की गई है। सेक्रेटरी तमीर मौसलात WO के हुकाम ने वज़ीर पंजाब को रिंग रोड प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि कमिश्नर लाहौर डिवीजन, चेयरमैन लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी और मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया आपका साउद। एबटाबाद के नवाही इलाकों में डोली लिफ्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। डोली लिफ्ट दो पहाड़ों के दरमियान तवील ज़मीनी सफ़र को कम करती है। डोली लिफ्ट क्या होती है, कैसे चलती है, इसका सफ़र कैसा होता है, जानते हैं ज़ुबैर अमान से, जो कि इस वक्त दसाल गांव में डोली लिफ्ट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एबटाबाद का नवाई इलाका है, दिसाल जो है वो इसे कहा जाता है, खूबसूरत गांव है, हरनौ के करीब है, जो सियाती मकाम है उसके। यहाँ पर ये एक डोली लिफ्ट जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो है यहाँ से दिसाल के जो रिहायशी हैं इनको लेकर ये जो है उस पार जो है वो मरी रोड की तरफ लेके जाती है, जहाँ से ये आगे का जो है शहर का सफ़र जो है ये लोग जो है वो करते हैं। और जब इनको वापस लौटना होता है तो इसी डोली के ज़रिए जो है ये अपने घरों को वापस जो है वो बाज़ार से होके जो है आते हैं, इसी डोली पे बैठ के। ये एक खाई है दो पहाड़ों के दरमियान में, और नीचे से एक नदी जो है वो बह रही है। ये हज़ारों फुट बुलंदी पे जो है ये कायम है ये डोली लिफ्ट। इसकी कैपेसिटी बहरहाल जो है वो हमें बताई गई है वो 6 लोगों के बैठने की है। अब 6 से ज़्यादा जब बैठेंगे तो ये आउट ऑफ जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब भी हम आपको इसमें बैठ के जो है वो दिखाते हैं, और इसमें बैठ के हम बैठेंगे, लोग हमारे साथ सफ़र करेंगे, उनसे मज़ीद जानेंगे कि यहाँ का सफ़र जो है वो कैसा होता है। इस वक्त हम डोली लिफ्ट पे जो है वो बैठ चुके हैं, और ये जो डोली लिफ्ट है ये मैन मरी रोड से, इससे जो है वो काली मिट्टी कहा जाता है, और इस काली मिट्टी से ये हमारा आगे की तरफ सफ़र होगा। और बिल्कुल सामने का एक खूबसूरत गांव है जिसे दसाल जो है वो कहा जाता है, हम वहां पे जो है वो पहुंचेंगे। और ये वाहिद ज़रिया है इस काली मिट्टी से जो दसाल है वहाँ तक सफ़र करने का। इसके मुतबादल कोई ऐसा ज़रिया जो है वो नहीं है, अगर है भी तो वो एक तो मुश्किल है, और दूसरी तरफ से वो दुश्वार गुजार रास्तों से होता हुआ जो है लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, और इसी को लोग जो है वो एक सफरी जो सहूलत है उसके तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक मुकामी जो शख्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानते हैं कर रहे हैं। ये तकरीबन कितने मिनट का यहाँ से जो है वो सफ़र होता है? ज़्यादा 1.5 एक मिनट का सफ़र है, 1 मिनट का, एक मिनट का सफ़र। अगर ये चेयर लिफ्ट ना हो तो ये सफ़र आपका जो है वो तकरीबन कितना होगा? फिर तो हमारा घंटे लग जाते हैं। चेयर से नहीं हो तो फिर तो हमको बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है, तो हमारा 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ जी, तो बूढ़े आदमी, बच्चे या हम जैसे लोग जो है ना, वो जिनके पाँव में दर्द है, तकलीफ़ें भी होती हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत दुश्वारी पैदा होती है। यहाँ से हम 1 मिनट में इधर आ जाते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं जी, आप देख सकते हैं इस वक्त ये बिल्कुल ये स्टॉप है, और यहाँ पे जो है वो कुछ और सब। ठीक है ज़ुबैर, हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI की सज़ा में 6 माह की कमी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की सज़ा 6 माह मुआफ़ की। इस तरह चेयरमैन PTI की 6 माह की सज़ा मुआफ़ की जा चुकी। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI इस वक्त तोशाखाना केस में अटक जेल में है। उनके वकील लतीफ खोसा आज अदालत में पेश हुए, दलाइल भी दिए गए और कहा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से यौम अगस्त की खुशी में तमाम कैदियों की सजा में 6 माह की कमी का फैसला सुनाया गया, और ये जो फैसला है वो चेयरमैन PTI की जो सजा है उस पर भी लागू होगा, और उस पर भी इस चीज़ का इतलाक होगा, जिसके बाद उनकी जो 6 माह की सजा है उसमें कमी हो गई है। तमाम तोशाखाना केस के हवाले से समाअत भी थी, न सिर्फ चेयरमैन PTI बल्कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए, और दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये जो समाअत है कल तक मुलतवी भी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बराह रास्त कराची लिए चलेंगे। सूबाई वजीर मादनियात खुदाबख्श मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2021 के सर्वे के मुताबिक हमारा जो रिजर्व जो थे वो पर ईयर आई थिंक 21.9
बिलियन पर ईयर रिजर्व पर ईयर। ये मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ। अगर आज हम जाएं, आई थिंक 35 to 40 पे हम लोग मौजूद हैं। आप 40 पे लगाएं कम से कम भी। अब मेरी बात तो कम। तो अब हमारी देखिए, मैंने एक बात आपको पहले भी ये कही है कि हम मुआयना करेंगे, हम जाएंगे जिसमें इन्वायरमेंट, टूरिज़्म, आप साफ़ी लोग, कारोबारी तज्जिया, सब हम एक साथ जाएंगे इंशाल्लाह और उसका विज़िट करेंगे। जो चीज़ रियलिटी, जो पिक्चर होगी, हम इंशाल्लाह उसको पूरे अवाम के सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने रखेंगे। रेती बजरी उठाने की वजह से जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो और नीचे चला गया है, जिसकी वजह से जो ज़राअत होती थी वो तबाह हो गई है। दीगर इलाकों में तो आप नहीं पहुंच सकते शायद, लेकिन मलीर तो कराची के देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आते ही नोटिस जारी किया। आई थिंक वो होगा, आपको मिनिस्टर साहब देंगे भी, हमने जारी भी किया है तमाम DIGs, SSP को, DCOs को, कि जहाँ पर भी अनलीगल काम चल रहा है फिल फोर्स सारा बंद करवाएं। और ना कि मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की बात की, मैंने ऑल ओवर सिंध की बात की है। और मैंने आपको एक बात बताया है कि हम एक अपना प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जिसमें मैं खुद आपको जवाब दूंगा हर आवाम को, वो मुझे निशानदगी करें कि यहाँ अनलीगल चल रहा है, हम उसको बंद करवाएंगे। और कोई हमें राय देना चाहे कि यार आप हमारी जो मेंजर्स हैं उसका ये फ़ायदा हम उठा सकते हैं, वो हमारे ये काम आ सकता है, कोई भी XYZ कोई हमें आइडियाज़ देना चाहे, एडवाइस देना चाहे, हम इंशाल्लाह आपके साथ। उन सर्वे वो जे तवा सेमिनार जी गाल करे तो वो सेमिनार में थी चुको है 15 अक्टूबर 2020 में। 10 मकामी माडन वो सेमिनार। सूबाई वज़ीर मादनियात खुदा बख्श मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।